हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिल्वीकल्चर के कुछ एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज जिससे हम लोग जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यहाँ से भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताते चलूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसा कि दिया है, द आर्ट्स ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, वह कला जिससे हम वनों का विकास तथा उनका पुनर्विकास कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, मेंसुरेशन, इकोलॉजी और नॉन ऑफ द अबव। तो ये सिल्वीकल्चर होता है जहां हम क्या करते हैं, वनों का विकास और उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर इज। ठीक है, ये भी क्या है, साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक के तौर पर हम लोग सिल्वीकल्चर अपनाते हैं उसके प्रैक्टिस को। तो इसमें जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है सिल्वीकल्चर में अपनाया जाता है उसको हम लोग सिल्विक कहते हैं। ये मैंने वीडियो में बताया है कि जो भी उसके सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस जो है, सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस को हमेशा याद रखना, सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस को हम सिल्विक कहते हैं। ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज derived from the लेटिन वर्ड। देखिए पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन कहाँ से लिया गया, तो लेटिन वर्ड से लिया गया है। दूसरा, तो इसके जो लेटिन वर्ड था वो कौन सा वर्ड था, फेरिस था, फॉरेस्ट था, फॉरेक्स था या फॉरिक्स था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है फॉरिस। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कहीं पर ये भी लिखा होगा तो आप इसको फॉरेस्टा भी लिखते हैं। ठीक है, कहीं अगर फॉरेस्टा भी लिखा होगा तो वो भी सही ऑप्शन होगा। तो फॉरेस्टा से ये क्रिएट हुआ है फॉरेस्ट। ठीक है, या कहीं पे फॉरेस्ट लिखा होगा। ठीक, यहाँ एक्स है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप अवेलेबल इन इंडिया। तो मैंने बताया था कि ये कितने प्रकार के थे, ऑप्शन दिया है 17, 16, 18 और 19। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए होगा इसका राइट आंसर कि भारत को क्या 16 विभिन्न प्रकार के वनों की प्रजातियों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको किसने बांटा है ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने बताया था कि चैंपियंस आप देखेंगे कि चैंपियंस एंड सेठ ने चैंपियन एंड सेठ ने भारतीय फॉरेस्ट को 16 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फूड, फ्यूल, फूडर, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट इज इट्स। ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें ना या कौन सा ऐसा रोल है जिनका जिन पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जहां पे हम लोग फल, ठीक है, जहाँ के हम लोग भोज्य पदार्थ मिले, फ्यूल्स मिले जलाने के लिए, ठीक है, फूडर और फाइबर। ठीक है, फूडर मतलब हम उसका रख रखाव के लिए हमको घर बनाने के लिए लकड़ियां मिल सके और फाइबर भी मिल सके। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें हम ऑब्टेन करते हैं, प्रोटेक्टिव रोल में, प्रोडक्टिव रोल में, अमेलियोरेटिव रोल में या डेवलपमेंट रोल में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो रोल होता है वो प्रोडक्टिव रोल है, क्योंकि इसमें सारे आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फूड आपका प्रोडक्ट है वनोपज का, फ्यूल भी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव रोल में हम ये फ्यूल, फूड, फूटर और फाइबर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे आप बोलती हो प्रोटेक्टिव रोल क्या होगा। ठीक है, मैं यहां बता दे रहा हूं। देखिए ये जो प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव रोल में अपन क्या करते हैं, एक तो पहला प्लांट को प्रोटेक्ट देते हैं, जो भी पादप है प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं। दूसरा, हम क्या है वन्य जीव का प्रोटेक्शन करते हैं, मीन्स हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स को। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, वाइल्ड इको फॉरेस्ट। ठीक है, या फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, इको फॉरेस्ट। ठीक है, इकोलॉजी को।
तो ये सब चीजों के बारे में हम, ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट रोल में आता है, ठीक है। प्रोडक्टिव रोल में हम उसके उत्पाद की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, ये आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ये देखते हैं, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है उनको उनका वर्गीकरण मुख्य तौर से किस तरह किया गया है? मेजर टिम्बर प्रोडक्ट के में। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, ए और बी होगा, या सेकेंडरी टिम्बर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ए और बी होगा इसका सही आंसर, कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। एक तो मेजर टिम्बर प्रोडक्ट में, पहला ऑप्शन, और दूसरा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दो ही चुने, जो एक लकड़ी युक्त तो दूसरा नॉन लकड़ी युक्त होगा, मतलब जहां पे एक जिससे हम लकड़ी मिलता है और दूसरे में लकड़ी नहीं मिलता है, ऐसे ही वनस्पतियों का वर्गीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। साइट इंडेक्स इज अ टर्म्स यूज्ड बाय द फॉरेस्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉरेस्ट स्टैंड, ठीक है। साइट इंडेक्स ऐसा टर्म्स है, ठीक है। फॉरेस्ट में साइट इंडेक्स ऐसा टर्म्स यूज करते हैं जो ये दर्शाता है, इट एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ किसका रिलेशन बताता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास हाइट टू एज, डायमीटर टू एज, डायमीटर टू हाइट, या वॉल्यूम टू एज, ठीक है। तो याद रखना, जो साइट इंडेक्स की बात करते हैं ये वाला है, ये साइट इंडेक्स होता है, वो होता है, ये होगा इसका सही आंसर, हाइट टू एज। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, हाइट टू एज, ठीक है। एज के रिस्पेक्ट में जो हाइट है उसी को साइट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विद इन द फॉरेस्ट ट्री दैट हैव टॉल, जो सबसे लंबा वृक्ष होता है, वेल फॉर्म्ड क्राउन, मतलब उसका जो क्राउन है, क्राउन किसको बोलते हैं? ऐसा मान लीजिए ये उसका क्राउन है, ये पेड़ है, इस पेड़ का ये क्राउन है, ठीक है, ये क्राउन है। तो वेल फॉर्म मतलब पूरी तरह से क्राउन बन चुका है, अथवा टॉप दैट रिसीव, इसका जो ऊंचा स्थान है, ठीक है, वो क्या रिसीव कर रहा है? दैट रिसीव लाइट फ्रॉम द अबव एंड द साइड्स, ठीक है। एक ऐसा टॉल ब्रिज या सबसे लंबा ब्रिज जो किनारों से भी रोशनी, सूर्य की रोशनी ले रहा है और टॉप से भी सूर्य की रोशनी ले रहा है, तो ऐसा कौन सा पेड़ होगा, ठीक है। उस पेड़ों की प्रजाति आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं, सप्रेस पेड़ कहेंगे, कोडोमिनेंट कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, या इंटर डोमिनेंट कहेंगे। बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। देखिए जो डोमिनेंट करता है वो सबसे बड़ा रहता है, तो सबसे लंबा वृक्ष जो होगा उसको हम लोग डोमिनेंट ट्री कहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़, जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऊपर की तरफ है। चलो ये पार्ट जो है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है जिसका आंसर है डोमिनेंट। चलिए 9th जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का ये कौन सा एक एलिमेंट नहीं होगा? देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन मिनरल मैटर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, एंड डीकम्पोजर्स, ऑल ऑफ द अबव आर एलिमेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों तो होते हैं, फिर डिकम्पोजर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा माइनर मिनरल मैटर जो होते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ जो है वो इकोसिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैसा कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, एबिलिटी ऑफ ए ट्री टू विथस्टैंड द शेड इज कॉल्ड। देखिए छाया के अंदर खड़े होने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इधर सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको टॉलरेंसेस कहते हैं, ठीक है। वो सहता है, वो सहता है क्योंकि उसको छाया, उसको सूर्य की किरणें नहीं मिलती, फिर भी वो सह लेता है, तो सहने को क्या बोलते हैं? टॉलरेंट कर रहा है, टॉलरेट करता है, तो वैसे विथस्टैंड द शेड इज कॉल्ड द टॉलरेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं, 11 में आपको दिया है द मोस्ट लाइटिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्री इज, ठीक है, आपको इसमें बोल रहा है कि वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है जो पौधों के विकास के लिए जरूरी है। बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे दिन भर का लाइट, मॉइस्चर या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे जरूरी चीजें हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव है वो क्या है, मॉइस्चर, मतलब पानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे fill in the blanks, all the perennial plants which have distinct leafless period for some part of the year, ठीक है। देन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जितने भी वहां प्लांट है या पौधे हैं ये, ठीक है, या वृक्ष है, विच हैव डिस्टिंक्ट लीफ, उसमें क्या रहते हैं, उसमें निश्चित तौर पर पत्ते रहते हैं। सम पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ समय के लिए रहता है, पूरे साल भर नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या करें, पतझड़ बोलेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, पतझड़ वन। सो डेसिडुअस मतलब क्या होता है, ये पतझड़ होते हैं, पर्णपाती, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, जो पर्णपाती वन होते हैं उसको डेसिडुअस बोलते हैं। पर्णपाती वन होते हैं जो कुछ समय के लिए ही पत्तों को धारण किए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट 13 बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉरेस्ट विच हैज बीन रिप्रोड्यूस थ्रू द सपोर्टिंग थ्रू द स्प्राउटिंग, ये टर्म्स है स्प्राउटिंग, इज कॉल्ड खालिस्तान फॉरेस्ट, ठीक है। स्प्राउट्स के द्वारा उगाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स द्वारा अगर उगाया जाए तो उसको बोलते हैं एपिकॉर्मिक, स्टॉकिस्ट, कॉपीज या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये स्प्राउट्स जैसी चीजें अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपीज फॉरेस्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कॉपीज फॉरेस्ट के स्प्राउट निकलते हैं। देखिए अगर ये कोई ब्रिज था, इसको क्या किया था, ये ब्रिज काटा गया था कुछ इस तरह से, ये ब्रिज था जिसको काटा गया था। अब यहाँ से क्या है, छोटे छोटे कलियां निकली थी, ठीक है। अब ये कली जो निकलता है इसको हम लोग स्प्राउट कहते हैं, ठीक है। ये है अपना स्प्राउट, ठीक। अब इसके माध्यम से इसको काट कर कहीं और उगाते हैं, इसलिए स्प्राउट के द्वारा जो जंगल बनता है वो उसको कॉपीज बोलते हैं, कॉपीज फॉरेस्ट या कॉपाइस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, देख पा रहे हैं, अ स्टैंड ऑफ ट्री प्रोड्यूस आफ्टर द क्लियर कट इज मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए स्टैंड मतलब होता है बहुत से संख्या में जब पेड़ एक ही एरिया में उगाए जाते हैं, ठीक है, एक समान के पेड़, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड। स्टैंड मतलब बहुत सारे एक समान पेड़ों का गुच्छा को स्टैंड कहेंगे, ठीक है, या जंगल को क्या कहेंगे, स्टैंड कहेंगे। तो ऐसा जंगल जहां पे ट्री जो प्रोड्यूस आफ्टर क्लियर फेलिंग मतलब ये सारे के सारे पेड़ एक साथ जब काट दिए जाते हैं, तो देखिए जब पेड़ कट जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने मिलता है। यहाँ देखिए क्लियर फेलिंग आपने एक साथ कर दी, एक साथ क्या किया, क्लियर कट कर दिया, तो मोस्ट लाइकली टू बी ये होगा। अनइवन एज मतलब जो उनके उम्र में असमानताएं होंगी, या समान एज वाले पेड़ निकलेंगे, या ऑल एजेस वाले निकलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव, नहीं। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगर आप क्लियर फेलिंग कर देते हैं तो जो पेड़ बनेंगे वो समान उम्र के रहेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक साथ आपने काट दिया तो एक ही साथ उगेंगे ये, तो जो हम लोग को फॉरेस्ट मिलेगा वो इवन एज फॉरेस्ट मिलेगा, मतलब समान एज वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, based on the crown classifications, which of the following is defined as the smaller tree which with a crown below the upper level of the forest canopy receive only scattered sunlight from the above। देखिए इसका पूरा अर्थ आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन पेड़ों को हम लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए देखिए ये क्या है, आपको यहां समझाता हूं। ये सबसे एक ऊंचा वृक्ष है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा वृक्ष है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा वृक्ष है।
ठीक। अब इस वृक्ष, मान लीजिए सबसे ऊंचा पेड़ है ये सबसे ऊंचा पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे एक कम हाइट का कुछ पेड़ है, समथिंग ये उससे कम कम वाला ये पेड़ है, आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा पेड़ है जो कम हाइट का है उससे। ठीक है। अब कुछ ऐसे पेड़ हैं जो इनके छाया तले ही पल पाते हैं। ठीक है, इनके छाया तले ही पनप पाते हैं। तो मान लीजिए ये जो पेड़ हैं इनकी हाइट इतनी ही रह जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि जो सबसे ऊंचे रहते हैं उनको डोमिनेट बोलते हैं, इसको डोमिनेंट ट्री कहते हैं किसी भी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट, सॉरी, ये डोमिनेंट ट्री होते हैं जो सबसे ऊंचे रहते हैं। ठीक है, उसके नीचे उससे छोटा उसको को डोमिनेंट बोलेंगे, इसको हम को डोमिनेट बोलते हैं। ठीक है, को डोमिनेट के लिए नीचे जो रहता है या इनके बीच में रह जाए, ठीक है, जैसे ये रह गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोल देंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ठीक, तो यही पूछा है कि अगर उसको क्या रहता है, थोड़ी मात्रा में क्या है, उसको अगर बहुत कम मात्रा में उसको सनलाइट मिल पाता है तो उसको हम लोग को इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, आगे चल के इसका जो, अगर ये इंटरमीडिएट जो है इसे हम पूरे, अगर बहुत सारे पेड़ को एक साथ ले लें, बहुत सारे छोटे पेड़ एक साथ जो इन बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं उनको हम लोग सप्रेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं हम, सप्रेस्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये दबे हुए रहते हैं, सप्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरह 15 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको दिया है स्टॉकिंग लेवल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, स्टॉकिंग लेवल क्या मतलब होता है, स्टॉकिंग लेवल का मतलब होता है कि ये जो पेड़ है, ये देख रहे हैं, पेड़ों की संख्या, स्टॉक मतलब होता है पेड़। ठीक है, मतलब बहुत सारे लकड़ियां, जहां से हम लोग लकड़ियां प्राप्त होती हैं उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। वैसा स्टॉक, वो स्टॉक नहीं कहेंगे जहां से हमको लकड़ियां ना मिले, सिर्फ वनस्पति मिले, झाड़ मिले, घास मिले, ये सब नहीं, जहां से हम लोग अच्छे लंबे एकदम तंदुरुस्त पेड़ मिले, जहां से हम लकड़ियां मिल जाए और उस लकड़ियों का उपयोग हम लोग कर सकें, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं या स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, स्टॉकिंग लेवल इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या बोलेंगे, पहला ऑप्शन है क्लोजनेस ऑफ ट्री काउंट, ठीक है, नंबर ऑफ ट्री पर एकड़, ठीक है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ साइट पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है बी और सी होगा राइट आंसर। देखो, एक इतने से जमीन में जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ होगा, अच्छा नंबर ऑफ ट्री, ठीक है, दूसरा परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ साइट पोटेंशियल, मतलब इस छोटे से एरिया में भी हमने क्या कर दिया, हर एक क्षेत्र में समान पेड़ उगा दिए हैं और हर एकदम गुच्छे गुच्छे में पेड़ बढ़े हुए हैं और यहाँ कोई भी जगह खाली ना हो। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ट्री पर एकड़ पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ साइट, इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन बी स्टॉकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। यह है ब्लैंक इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अ पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज। ठीक है, एक एक विशेष प्रकार के ट्री का, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बता पाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वृक्ष का होना, वो उस साइट की क्वालिटी इंडेक्स को बताता है, उस साइट की क्वालिटी इंडेक्स को बताता है, साइट इंडेक्स या क्वालिटी इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि साइट इंडेक्स या क्वालिटी इंडेक्स जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बताता है। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये देखिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी साइट इंडेक्स को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। ठीक है, in order to produce better yield refers as। ठीक है, अपन क्या कर, देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए कि
पीरियोडिक रिमूवल मतलब हर 10 साल में 25 सालों में अभी पेड़ काटे, अभी आपने पेड़ काट दिया, फिर 10 से 25 से 30 साल ले लिया, या जिस स्पीसीज पे डिपेंड करता है, ये 15 से 20 साल बाद फिर पेड़ काटना जो रहता है वो उसके यील्ड पॉइंट आने पर पेड़ों को काटना रखिए। देखिए ये यील्ड पॉइंट क्या है वो मैं समझाते चलता हूँ। मान लीजिए कि कोई पेड़ उगता है, ठीक है, जैसे इधर अगर मैं एज ले लूं, इधर क्या है एज, पेड़ का एज, और इधर क्या लेता हूं प्राइस, इधर मैं कॉस्ट ले लेता हूं, कॉस्ट ऑफ अ वुड, जो वुड कॉस्ट ऑफ वुड, वुड लकड़ियों की कीमत रहती है। इनिशियल कुछ नहीं रहता, वो पौधा रहता है, जैसे जैसे बढ़ता है एक पॉइंट आता है जहां पे पिक पॉइंट आता है, फिर उसके बाद ये डाउनफॉल आता है। तो इस तरह से जो पिक पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जहां पर मैक्सिमम आपको क्या है कॉस्ट इसका ज्यादा मिलता है। ठीक है, देखो लकड़ी कच्चा हो तो भी उसका प्राइस अच्छा नहीं मिलता, और लकड़ी जब बूढ़ा भी हो जाता है तो भी उसका प्राइस नहीं मिलता। तो एक समय आता है जब इसका ना इसको काटना चाहिए, तभी इसका सही उपयोग हो पाता है और इसका सही दाम मिल पाता है। तो उस दाम को हम लोग क्या बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम रेवेन्यू होता है, जहां मैक्सिमम रेवेन्यू मिल पाए। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू मिल पाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ सॉरी, मैक्सिमम रेवेन्यू मिल पाता है उसको हम लोग यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। तो यही कह रहा है कि ऐसा हम लोग कब करते हैं पीरियोडिक रिमूवल के समय। ठीक है, इन द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्री, किसी विशेष पेड़ को किसी विशेष पेड़ का एक विशेष पर्टिकुलर किसी एक पेड़ को क्या करते हैं पीरियोडिक रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर यील्ड इज रिफर्स एज, उसको क्या करते हैं क्लियर कटिंग बोलते हैं, गलत। सीड ट्री कटिंग करते हैं, नहीं, इसको सेलेक्टिव कटिंग कहते हैं। सेलेक्टिव कटिंग करते हैं क्योंकि हम लोग एक समय सेलेक्ट करते हैं कि कब इसको काटना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेलेक्टिव कटिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है trees tree seed may be dispersed by which of the following method। ठीक है, पेड़ों के जो बीज हैं किस प्रकार से हम लोग डिस्पर्स करते हैं, मतलब फैलाते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, वायु के द्वारा, पक्षियों और जंतुओं द्वारा, या वाटर के द्वारा। आपको ऑप्शन दिया है नेक्स्ट ऑल ऑफ द एबव, तो ये क्या होगा, ये सभी के माध्यम से पेड़ों के जो बीज हैं वो फैलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज इज कॉल्ड। ठीक है, ठीक है, प्रजाति आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज इज कॉल्ड। ठीक, प्रजातियों के अनुसार वृक्ष की पहचान की जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं फॉरेस्ट्री कहते हैं, सिल्विक कहते हैं, या फिर इकोलॉजी कहते हैं, या डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं कि पेड़ों की प्रजातियों को पहचानना, प्रजातियों के अनुसार पेड़ों की पहचान करना डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द फॉलोइंग मेथड ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग, मतलब टिम्बर हार्वेस्टिंग often appears to the most aesthetically drastic। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें लकड़ियों को काटना, ठीक है, और लकड़ियों को काटना है उसकी सुंदरता को नष्ट करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एस्थेटिक जो उसका लुक आता है वो बहुत ही खराब आता है। ठीक है, क्लियर कटिंग में, सीड ट्री कटिंग में, सेलेक्टिव कटिंग या शेल्टर वुड कटिंग में। ठीक है, तो जैसा कि आप जब पूरे पेड़ों को काट दोगे तो वनों की सुंदरता एस्थेटिक मतलब एस्थेटिकली मतलब क्या होता है सुंदरता होता है, वनों की सुंदरता खराब कब होगी। देखिए अब वनों का नजारा, अब आप पेड़ काट देंगे तो वनों का नजारा कैसे दिखाई देगा, ऐसा। ये देखिए कटी हुई भूमि अगर आपको नजर आएगी तो ये बिल्कुल बहुत ही खराब दिखता है अगर वन कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे। तो यही कह रहा है एस्थेटिकल डिजास्टर विद कटिंग। क्लियर कटिंग में क्या है, जो वन जो है उसकी एस्थेटिक बिल्कुल खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री रूट्स।
पेड़ों के जड़ों का इनमें से कौन सा एक कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है ए सर्व एज अ एंकर फॉर द ट्री, ये बिल्कुल ट्री को पकड़ा रहता है एंकर की तरह। एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये बिल्कुल वाटर वाटर सक करता है। इट कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस, नहीं, यही गलत होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये काम जड़ों का नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं प्लांट। चलिए नेक्स्ट 22 के बाद 23 क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, लेट मी रब इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि, ठीक है, यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर which of the following are ways in which the coniferous trees reproduce? किन के माध्यम से कॉनिफोरस ट्री जो है, ठीक है, कॉनिफोरस ट्री मतलब ये क्या, कौन से ट्रीज होते हैं जो ऊंचे हिमालयों में उगने वाले, ठीक है, ये बहुत ही नुकीले पेड़ होते हैं जिनको आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से, ऐसे ये कॉनिफोरस ट्री होते हैं। ठीक है, तो इन पेड़ों को उगने का जो मुख्य मेथड है वो कौन सा है? ठीक है, रूट सॉकर से, स्टम्प स्प्राउट से, डायरेक्ट सीडलिंग से, ऑल ऑफ द अबव, या सभी से किए जाते हैं। देखिए ऐसे पेड़ ना बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये बर्फीली क्षेत्रों में उगते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या है, रूट सकर या स्टम्प स्प्राउट से नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सीडलिंग से हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सीडलिंग से होगा, तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू यूज द आइडेंटिफाई अ ट्री इज कार्ड। देखिए ट्री को पहचानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो कौन सा गुण है जिससे किसी पेड़ की पहचान की जा सकती है? ठीक है, पत्तों से, ठीक है, छाल से, ट्विग मतलब लताओं से या शाखाओं से, या ऑल ऑफ द अबव से। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें देख के हम लोग बता सकते हैं, इन सारों, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। हम पत्ते से भी पहचान सकते हैं, छाल या तने से भी पहचान सकते हैं, और ट्विग मतलब जो होता है कि उसके कलियां तथा लताओं से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएट कटिंग इंक्लूड। ठीक है, इंटरमीडिएट कटिंग का सिद्धांत क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट इम्प्रूवमेंट 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 ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैंड, बिल्कुल, मतलब जो वर्तमान पेड़ों की जो स्टैंड है, मैंने अभी स्टैंड मतलब क्या बताया, बड़े बहुत सारे पेड़ों का एक साथ उगना, एक साथ होना, वो स्टैंड कहलाता है। ठीक है, फिर मैनिपुलेशंस और रेगुलेशंस ऑफ ट्री एंड स्टैंड ग्रोथ, ठीक है, उन दोनों, उनका विकास भी करना है। एंड क्रिएशंस ऑफ स्टैंड्स कंडीशंस अनफेवरेबल टू इंसेक्ट एंड डिजीज। ठीक है, ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिससे जो जो कीट पतंग हैं वो कम से कम हो और रोग भी कम हो, ये सारे के सारे उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरमीडिएट कटिंग। इंटरमीडिएट का कटिंग का मतलब ही होता है इन, ये जो तीनों बिंदु हैं इन पे काम करना। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंड मतलब जो वर्तमान पेड़ हैं उनके दशा में सुधार करना। ठीक है, दूसरा है इनके ग्रोथ, ठीक है, रेगुलेशन, इनके ग्रोथ में सहायक करना। तीसरा जो चीज है इसमें क्या है, इंसेक्ट मतलब कीट से और उनके रोगों से बचाना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, वेरी सिंपल, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है लीव्स डू ऑल द फॉलोइंग्स ड्यूरिंग द डेज एक्सपेक्ट। ठीक है, जो पत्ते होते हैं डू ऑल द फॉलोइंग्स, पत्ते वे सभी कार्य करते हैं दिन में सिवाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फूड। देखिए दिन में तो खाना बनाते ही हैं, गिव द ब्यूटीज देते हैं, गिव अप द ऑक्सीजन एंड गिव अप द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, ये रात में छोड़ते हैं। कौन सा ये कार्य नहीं करते, तो ये कार्य नहीं करता, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट में छोड़ते हैं, ना कि दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 27 देखते हैं। विच इज नॉट अ कॉमन टर्म्स व्हेन रिफरिंग टू कॉनिफर ट्रीज। ठीक है, कॉनिफर ट्रीज जो रहते हैं, मैंने अभी बताया कॉनिफर ट्रीज कैसे दिखते हैं, आप देख के समझ जाओगे कि ये कहाँ पे उगते हैं। ठीक है,
ये कॉनिफर्स ट्री जो है, ठीक है, ये कॉनिफर्स ट्री जो है, ये कॉनिफर्स ट्री ऐसे, ठीक। तो ये कॉनिफर्स ट्रीज हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉमन इसमें टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये सॉफ्ट वुड मिलते हैं, एवरग्रीन होते हैं या बिल्कुल एवरग्रीन होते हैं, पाइन्स होते हैं या हार्ड वुड होते हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड वुड में ही देखिए आप, इन दोनों में ही डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे पेड़ कहाँ, मैंने बताया कि हिमालय क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा तो होते हैं, ठीक है, वो कॉनिफर ट्रीज उगते हैं। इनकी जो लकड़ी है वो वैसे मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं कि सॉरी, इनकी लकड़ियां जो है काफी मजबूत नहीं होती, ठीक है। इसलिए क्या है, विच इज नॉट अ कॉमन टर्म्स, ठीक है। तो हार्ड वुड नहीं होते हैं, क्योंकि ये बताया मैंने मजबूत नहीं होते हैं, तो वो हार्ड वुड नहीं होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, ये सॉफ्ट वुड रहते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट वुड रहते हैं, इनकी जो लकड़ियां हैं सॉफ्ट वुड टाइप की रहेंगी, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट वुड, फिर एवरग्रीन रहते हैं, यहाँ के पत्ते एवरग्रीन के झड़ते नहीं है, ठीक है। और ये पाइन्स टाइप के रहते हैं, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है इनका पाइन्स फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो ये तीन चीज आप जानेंगे कि कॉनिफोरस जो ट्रीज होते हैं या कॉनिफोरस जो जंगल रहते हैं, वहाँ के पत्ते एवरग्रीन रहते हैं, सॉफ्ट लकड़ी के रहते हैं, और क्या रहते हैं, ये पाइन्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, पाइन्स एक प्रकार का फॉरेस्ट का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है पाइन्स, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ पे बताया है आपको कि डेसिडुअस ट्री मतलब पर्णपाती वन, डेसिडुअस मतलब होता है पतझड़ वन। पतझड़ जो ट्रीज होते हैं, पतझड़ जो वृक्ष होते हैं, आर नॉट रिफर टू, उनमें क्या रिफर नहीं होता, ठीक है। ब्रॉड लीफ बिल्कुल चौड़ी पत्ते होते हैं, हार्डवुड बिल्कुल हार्डवुड होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वुड, तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट वुड तो कॉनिफोरस का रहता है, लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ वन के, जो हमारे अभी जहाँ पे हम रहते हैं उसको आप क्या है, पतझड़ वन यहाँ ज्यादातर है, यहाँ की लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वुड नहीं होता, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, which group of the coniferous has its needles in the cluster of form the 2 to 5, ठीक है, ठीक है। तो विच ग्रुप, इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा वृक्ष का ग्रुप है। कॉनिफर ये सारे हैं ना, पाइन्स भी कॉनिफर है, सीडार भी कॉनिफरस है, फर भी कॉनिफरस है, और स्प्रूस भी कॉनिफरस है। ये सारे कॉनिफरस के एग्जाम्पल्स हैं, चारों के चारों। जरा देखिए, इसमें बोल रहा है विच ग्रुप ऑफ द कॉनिफरस हैज इट्स नीडल्स इन अ क्लस्टर फॉर्म 2 to 5, 2 to 5, 2 से 5 क्लस्टर में आते हैं, मतलब ये बहुत नुकीली क्लस्टर में बनते हैं। ये पेड़ अधिकतर, ये देखो सारे के सारे पेड़ कैसे ऐसे नुकीले पेड़ रहते हैं, इनके क्लस्टर, सॉरी मैंने बनाने में गलती की, जरा मैं ठीक से बनाता हूँ, जरा देखिए कुछ इस तरह से, ये बहुत नुकीले पेड़ होते हैं, ठीक है। इनके क्लस्टर में आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो ये किन में ऐसा दिखाई देता है, 2 से 5 एक क्लस्टर में, तो ये आपको दिखाई देते हैं जो पाइन्स होते हैं, पाइन वाले होते हैं, वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। इनके क्लस्टर मतलब एक साथ ये 5 में उगते हैं, ठीक है। तो पाइन्स है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट बनते हैं, देखते हैं विच ट्री लीव्स, किस पेड़ के पत्ते आर लीस्ट लाइकली टू टर्न रेड इन फॉल, ठीक है। कम कम रेड होते हैं, लाइकली टू टर्न रेड इन फॉल, ठीक। गिरते समय कौन से पेड़ों की जो पत्ते हैं लाल होते हैं, ठीक है, कम लाल होते हैं, ठीक। तो सुगर मेपल, सिल्वर मेपल, ठीक है, रेड मेपल या रेड ओक, ठीक है। तो जो शुगर मेपल के पेड़ हैं, ये इनकी प्रकृति यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। शुगर मेपल के जो पेड़ हैं, ये गिरने से जब गिरते हैं तो उतने लाल नहीं होते हैं, इन बाकी सबके पेड़ों के जो पत्ते हैं ये लाल हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, इनके पेड़ जब गिरते हैं, इनकी पत्तियां जब तक गिरती हैं ये रेड हो जाती हैं,
ठीक। तो ये कौन से, सिल्वर मेपल, रेड ऑक और रेड मेपल, इनके नाम में ही रेड है तो ये तो गिरने तक रेड हो ही जाते हैं। ये सिल्वर मेपल का भी क्या होता है, पत्ते जो गिरने तक ये रेड हो जाता है, जबकि शुगर मेपल के जो पत्ते हैं वो गिरने तक लाल नहीं होते हैं। यही कहा आपने, आर लीस्ट लाइकली टू टर्न रेड, मतलब कम लाल होते हैं या हो पाते हैं। ठीक है। न्यू टर्मिनल ग्रोथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन इज कॉल्ड। ठीक है, न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पाइंटस, नीडल टेस्ट, स्पाइकर, स्पाइकेस या कैंडल्स। ठीक है, तो जो कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स, ठीक है, ये प्रजाति है पेड़ों की। ठीक है, पेड़ों के प्रजातियों में उनका ये गुण है, न्यू टर्मिनल ग्रोथ, न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स इज कॉल्ड। ठीक है, टर्मिनल ग्रोथ में मतलब ये पाइन्स है, ये पाइन के पेड़ से। ठीक है, अब यहाँ पे टर्मिनल ग्रोथ हो रहा है फिर से। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे इस चीज को, तो इसको कहेंगे हम लोग कैंडल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या है कहेंगे, कैंडल्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख पा रहे हैं, द प्रॉपर डेप्थ टू द प्लांट सीडलिंग इज, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, एक सुनिश्चित जो गड्ढे हैं, सुनिश्चित गड्ढा करना, डेप्थ मतलब गहराई, एक सुनिश्चित गहराई टू प्लांट द सीडलिंग। ठीक है, मतलब बीज जो उगा, बीज बोने का जो एक निश्चित गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, द सेम डेप्थ एज दे वर इन द नर्सरी, जैसा वो नर्सरी में इनको उगाया गया था, क्या उस वही गहराई में गाड़ना चाहिए, स्लाइटली डीपर, थोड़ा सा नीचे गाड़ना चाहिए नर्सरी से, स्लाइटली सेलो, थोड़ा सा कम गहराई में गाड़ना चाहिए स्लाइटली, या 12 इंच में गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, होगा इसका सही ऑप्शन, सेम उतने ही गहराई पे गाड़ना जितना वो नर्सरी में है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जब हम नर्सरी से उखाड़ के जब हम इसको जंगल में लगाते हैं तो कौन सी गहराई पे लगना चाहिए, उसको उसी गहराई पे लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेसल एरिया ऑफ द वुड लॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, बेसल एरिया को क्या कहा जाता है, 33 का आप देखेंगे कि ये देखिए जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसमें बोलता है बेसल एरिया ऑफ द वुडन रिप्रेजेंट, मतलब मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में कई हजार पेड़ होंगे। ठीक है, सेम मतलब यहाँ पे क्या कई हजार पेड़ है इस क्षेत्र में, आपने देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में इस क्षेत्र में पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, पेड़ उगे हुए हैं हजारों की संख्या में। अब ये जो पेड़ हैं इतने सारे, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बेसल एरिया ऑफ द वुड लॉट, यहाँ की मतलब इस एरिया में जितने भी वृक्ष हैं, वो भी जो क्या है जिनसे लकड़ियां मिलती हैं, जो अच्छे मजबूत पेड़ हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी के बारे में वुड लॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ट्री इन अ स्क्वायर फीट, इसको टर्म्स है, या क्राउन डेंसिटी बोलेंगे, या स्टैंड डेंसिटी बोलेंगे, या टेपर ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक एरिया में आपको पेड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्या हो, अच्छी लकड़ियां पैदा कर सके। ठीक है, अच्छी लकड़ियां से पैदा करने से बोले क्योंकि रेवेन्यू वहां से मिलता है, इसलिए इसको स्टैंड डेंसिटी बोलते हैं। स्टैंड डेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया में अच्छे लकड़ी पैदा करने वाले वृक्षों का जो हजारों की संख्या में तादाद रहता है, उसको हम लोग स्टैंड डेंसिटी कहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में अपन ये देखते हैं, इसमें बोला है व्हेन रिफरिंग टू ट्रीज एज ए टॉलरेंट और इनटॉलरेंट, राइट, टॉलरेंट स्पीसीज इज वन दैट विल बी विथ स्टेम, राइट, टॉलरेंट स्पीसीज वो होते हैं जो
जो कि सस्टेन करते हैं। क्या सस्टेन करते हैं? इनमें से ऑप्शन दिया है, वो डॉट सूखा, सूखा पे भी वो सक्षम होते हैं उगने में, ठंड में भी, यानी काफी जब बर्फ पड़ती है तब भी उगने में सक्षम होते हैं, या छाएदार तलहटी में उगने की क्षमता रखते हैं, या फ्लडिंग एरियाज में उगने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो टॉलरेंट और इनटॉलरेंट वाले होते हैं वो क्या है, वो सेडेड एरिया में रखने की क्षमता रखते हैं, मतलब छाएदार वृक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। अ ट्री स्प्राउट्स अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स इज कॉल्ड एज अ। ठीक है, देखिए जब कोई पौधा या पेड़ कोई जड़ से, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, और उसका ये अगर भूमि है, ठीक, इस भूमि के नीचे ये उसकी जड़ थी, ये मेन जड़ था। ठीक है, अब इस जड़ से देखिए फिर से अगर पेड़ बन रहे हैं, ठीक है, इस जड़ से क्या है, नए पेड़ बनते हैं। ये जैसे थोड़ी देर पे, और ये जैसे ये नए, इसी जड़ से क्या है, नए पेड़ अगर बनना शुरू हो जाते हैं और इसको ऐसे काट के अलग कर दिया जाए तो इसको हम लोग सूकर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ बनेगा इसको हम सूकर कहते हैं। तो यही कहा है कि अ ट्री स्प्राउट्स राइजिंग फ्रॉम द रूट्स इज कॉल्ड एज, तो आंसर हो जाएगा सूकर विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदर टर्म्स फॉर ट्रंक ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। ठीक है, ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, बोल कहते हैं। ठीक है, बोल कहते हैं, ऑप्शन ए होगा इसका सही। देखिए ये जो है, ये तना होता है। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में ये जो तना बनता जाता है, ठीक है, इसको हम बोल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, बोल। ठीक है, ये जो ट्रंक है, ठीक, ये जो ट्रंक भी कहते हैं और बोल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री आर रिफर टू एस, खालिस्तान ब्लैंक दिया है, ऑफ द ट्री, इसको क्या कहते हैं, लीव्स और ब्रांचेस को। ठीक है, लीफ और ब्रांचेस से बना चीज को क्या, बने आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्वियसली क्राउन कहते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये क्राउन्स क्या होते हैं, तो जरा देखें, एक मिनट इसको रब करके आपको बताता हूँ। देखिए क्राउन क्या होता है, जो ब्रांच और पत्तों से मिलके बना होता है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, तो अलग अलग पेड़ की अलग अलग क्राउन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्राउन है, समझ रहे हैं? ये जो आवरण है ये इसको क्राउन बोलते हैं। जैसे किसी कोई और पेड़ लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई पेड़ है, ठीक है, ऐसा कोई पेड़ है। अब इस पेड़ के क्राउन अगर देखें तो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका क्राउन है, इस पेड़ की क्राउन है। क्राउन मतलब जो शाखों से, मतलब क्या बनाता है, देखिए इसमें कई शाखे होंगे, शाखों से बना हुआ ये पेड़ है, तो शाख और पत्तों से मिलकर जो आवरण हमें दिखाई पड़ता है वो हम क्या करते हैं, क्राउन कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 38, ओवर क्राउडिंग रिड्यूस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ट्री। ठीक है, ओवर क्राउडिंग जो है क्या रिड्यूस करता है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग रिड्यूस, ऑप्शन ए है स्टैंड डेंसिटी, मतलब पेड़ों की संख्या में डेंसिटी, हाइट, वीडिंग और डायमीटर। ठीक है, तो अगर क्राउडिंग ज्यादा हो तो डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है पेड़ों में। क्या है, पेड़ आसपास अगर पास पास पेड़ रहें, पास ही पास अगर पेड़ लगा दें तो कौन सी दिक्कत प्रोड्यूस होता है कि अगर पास पास पेड़ होने से इस पेड़ों की मोटाई जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये दूसरे को फैलने नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्राउन भी सिकुड़ने लगता है, क्राउन सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, डायमीटर भी सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आप डायमीटर इसका होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे दिया है कि द टर्म्स fill in the blanks is defined as the reproductions and management of the forest to obtain the continuous high yield of forest productions। ठीक है, अच्छी हाई yield का मतलब होता है सही समय पर जंगल से या लकड़ियों से सही कीमत का वसूलना। ठीक है, जिसको हम लोग बाजार में बेच के सही, हाई yield का मतलब होता है सबसे
ऑप्टिमम पॉइंट, उम्दा टाइम पर, सबसे उत्तम टाइम पर लकड़ियों को बेच के उससे मुनाफा कमाना। ठीक है, तो ये कह रहा है द टर्म्स, उस टर्म्स को हम क्या कहेंगे जिसमें ये डिफाइन किया गया हो कि जो रिप्रोडक्शन है और जो मैनेजमेंट होता है किसी वन को उगाने में, जहां से हमको सबसे ज्यादा हमको क्या मिले, फॉरेस्ट से रेवेन्यू प्राप्त हो। ठीक है, उस टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे, डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, सिल्वीकल्चर या डायमीटर बेस्ड हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आप जैसे मैंने पहले सिल्वीकल्चर में आपको बता चुका हूं कि सिल्वीकल्चर क्या है, एक ऐसी टेक्निक्स है जहां पे हम लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट भी करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो सिल्वीकल्चर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच वुड बी द चीपेस्ट वे टू बाय सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग जो है कौन सा तरीका है जिसमें सीडलिंग को सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है सीडलिंग बाय करने की, बेरर रूट को, ठीक, बेयर रूट को, या रूट ट्रेनर को, या कंटेनर क्राउन्स को, ग्राउंड्स को, या फ्रॉम अ गार्डन सेंटर। ठीक है, कहां से परचेस करना इजी पर सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये है बेयर रूट से। ठीक है, बेयर रूट ये वहां से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परचेस करना जो सीडलिंग के लिए आसान होती है। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ से हमको कॉस्ट जो है कम पड़ता है। ठीक है, चीपेस्ट पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अगर ये यहाँ से पूछा जाए कि ये रूट टेनर कंटेनर ग्राउंड ऑन फ्रॉम अ ग्राउंड सेंटर, तो ये क्या है, अलग अलग स्थिति है जहां से हम लोग को सीड खरीदना, सीडलिंग खरीदना। सीडलिंग क्या होता है कि देखिए मतलब जैसे ये हमने क्या कर दिया है, कोई बीज लगाया और बीज से क्या हुआ, ये जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद ये छोटे पौधे बन जाते हैं। ठीक है, छोटे पौधे बन जाते हैं। तो हमको क्या रहता है कि यहाँ से इस स्थिति से बेयर रूट बोलते हैं इसको, इस स्थिति में खरीदना हमको चीपेस्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41, द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू प्लांट सीडलिंग। अब सीडलिंग प्लांट करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त समय होता है। ठीक है, तो आपको बोला है कि स्प्रिंग मतलब शरद ऋतु के, ठीक है, शरद ऋतु के पहले पहले पहले, या ग्रीष्म ऋतु के पहले, या पतझड़ के पहले, या आपको ठंडी मतलब सर्दी ऋतु के पहले। ठीक है, तो आप यहाँ कहेंगे ये जो उम्र है जनवरी फरवरी का जो समय रहता है वो सबसे उपयुक्त रहता है। मतलब थोड़ा दिसंबर ले लो, इनिशियल दिसंबर, तो अर्ली स्प्रिंग जो होता है ये होता है आपका सही से उपयुक्त समय प्लांटेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्ली स्प्रिंग होगा सही आंसर, ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42, द मोस्ट कॉमन कॉजेस फॉर सीडलिंग, सीडलिंग डेथ। देखिए आप सीडलिंग किया मतलब ये देखिए, ये मुझसे बताया ये सीडलिंग है, सीडलिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है सबसे ज्यादा, सीडलिंग में जो प्रॉब्लम है, अगर देखें ये सीडलिंग की बात कर रहा मैं, सीडलिंग लगाने से ये प्रॉब्लम, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये जो सीडलिंग है, ठीक, जो पेड़ आपने लगाया छोटा पौधे में, उसमें जो उसके डेथ हो जाता है उसका सीडलिंग का, उसका रीजन क्या है। 42 का आंसर जो होगा, आपके पास ऑप्शंस दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहला है पुअर सीडलिंग स्टॉक्स, रूट हैव ड्राइड और बिफोर प्लांटिंग। ठीक है, जड़ जो है सूख जाता है लगाने से पहले, या डिजीज आ जाता है, या इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि उसके जहां से हम लोग जड़ ये पौधा जहां से खरीद के लाए या जिस नर्सरी से उठा के लाए, जब तक हम लोग प्लांटेशन करते हैं उसके जड़ नहीं सूखना चाहिए। ये होता सही रीजन कि क्यों मर जाता है कोई पेड़, तो उसके अगर जड़ सूख गए हो तो दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया है, टेम्पररी प्लांटिंग ऑफ सेवरल ट्री इन लॉन्ग नेरो, है ना, इन अ लॉन्ग नेरो रो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। ठीक है, जो ये कहा जाता है कि एक
अस्थायी तौर पर पेड़ों को क्या है, बहुत सारे लंबे लंबे और पतले पत्ते क्यारियों में लगाना, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? हैजिंग कहलाता है, ट्रेंचिंग कहलाता है, हिलिंग कहलाता है, या स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हीलिंग इन कहा जाता है। ठीक है, लंबी लंबी पतली पतली क्रियाओं में, ठीक है, लंबी क्रियाओं में अगर क्यारियों में अगर ऐसे पेड़ों लगा जाए तो इसको हीलिंग इन कहा जाता है। ये टर्म्स है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। अनदर नेम फॉर द हैंड प्लांटिंग बार इज कॉल्ड। ठीक है, हैंड प्लांटिंग बार को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? ठीक है, तो वेज प्रिज्म बोलते हैं। ये एक बार है, हैंड प्लांटिंग का एक बार है। ठीक है, कुछ इस तरह से बना रहता है। ठीक, ये बार को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? वेज प्रिज्म बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं, डिबल बोलते हैं, या इंक्रीमेंट बोरर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली है प्लांटिंग बार को हम लोग क्या कहते हैं? डिबल बोलते हैं। डिबल से क्या है? पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। द क्लोजनेस ऑफ द ट्री टॉप इज कॉल्ड क्लोज कैनोपी, ओपन कैनोपी, क्राउन डेंसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्राउन डेंसिटी। ऑब्वियसली बात है, ये जो बात कह रहा है उसको मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि क्लोज कैनोपी की बात कर रहे हैं, मतलब क्लोजनेस, पेड़ों के आपस में रहने से क्या है, कैनोपी एक दूसरे से टच करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भूमि है और इस पे ये देखिए एक पेड़, ये दो पेड़, ऐसे ऐसे पेड़ हैं। ठीक है, तो इसके क्राउन ऐसा, इसका क्राउन कुछ ऐसा, और इसका क्राउन ये देखिए कुछ ऐसा, कि एक दूसरे से टच करते हैं। तो ये क्या बताता है? अगर आप ऊपर से देखते हैं, आपका विजन जो है इस साइड से टॉप से देखें तो क्या देखेगा? ऊपर से कुछ जमीन तो दिखेगा ही नहीं, पूरा कैनोपी से ढका हुआ है। मतलब क्या नजर आ रहा है आपको? ये जो डेंसिटी दिख रही है पेड़ों की, इस डेंसिटी को हम लोग क्या बोल देंगे? क्राउन डेंसिटी। ठीक है, तो क्राउन डेंसिटी में क्या होता है, जो क्राउन्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज रहते हैं, टच रहते हैं। ठीक है, जमीन जहां पे दिखाई नहीं देती। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है the scientific management of forest for the continuous output of the product is called। ठीक है, अब इसकी क्या कहते हैं? मतलब वो वैज्ञानिक प्रबंधन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जंगल से वन से हम लोग कंटिन्यूस क्या है, उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, फॉरेस्ट्री बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, या फॉरेस्ट मैंसुरेशन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, इसको हम लोग फॉरेस्ट्री कहते हैं। यही है फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन। तो आपको यही है फॉरेस्ट का डेफिनेशन, फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन, सिल्वीकल्चर का डेफिनेशन, या सिविक का डेफिनेशन, ये याद रखना है। अगर इनका डेफिनेशन लिख के आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो एक्चुअली फॉरेस्ट्री क्या है? यही है। फॉरेस्ट्री का अर्थ होता है कि यह ऐसी प्रबंधन विज्ञान है जहां पे वनों से हम लोग क्या है, निरंतर जो है उत्पाद प्राप्त कर सकें, ऐसे विज्ञान को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं या वानिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड केयरिंग फॉर अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या डेंड्रोलॉजी कहेंगे। मतलब वह कला जिसमें वनों के उत्पादन और उसके रखरखाव किया जाता है, ऐसे कला को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाएगा, सिल्वीकल्चर कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, या आर्बोरिकल्चर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये उसी को दर्शाता है जहां पे आर्ट शब्द आया, ठीक है, या मैनेजमेंट रिप्रोडक्शन का शब्द आया, समझ लीजिए वो सिल्वीकल्चर की बात कर रहा है। तो सिल्वीकल्चर एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग वनों में वृद्धि करते हैं और उनकी रखरखाव की बात करते हैं। वनों की जो केयरिंग की बात होती है वो मैनेजमेंट संभालता है, और प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं तो वहां पे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखा गया है, देखिए यहाँ भी सिल्वीकल्चर की बात की है जहां पर रिप्रोडक्शन और मैनेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे a method of harvesting that removal all of the trees
इन अ स्टैंड इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए हम सारे पेड़ों को एक साथ काट देना, मान ली कि वो जंगल है, यहाँ पे सारे पेड़ों को एक साथ अगर हमने काट दिया, ठीक है, तो आपको कुछ नजारा ऐसा दिखाई देगा जहां पे ये पेड़ कट चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है, जैसे आपने क्या कर दिया, क्लियरिंग, इसको क्लियरिंग कहेंगे, क्लियर कटिंग कहेंगे, टोटल कटिंग कहेंगे, या टोटल रिमूवल कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, क्लियरिंग कहते हैं। देखिए ये दो शब्द होंगे, या तो आपके पास पूरे जब पेड़ एक साथ काटते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सारे पेड़ जब एक साथ काट देते हैं, ठीक है, बिकॉज बोला है अ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग दैट रिमूवल ऑल द ट्री इन द स्टैंड। ठीक है, सारे स्टैंड को क्या कहा, एक साथ अगर काटे तो या तो क्लियरिंग कहेंगे, या फिर इसको कह देते हैं क्लियर, क्लियर फेलिंग, या तो क्लियर फेलिंग कहेंगे या क्लियरिंग कहेंगे। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में है वो होगा सही आंसर, एक साथ सारे स्टैंड को काट देना। नेक्स्ट 49 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कटिंग विच रिमूव्स ट्री ऑफ पुअर क्वालिटीज। ठीक है, खराब क्वालिटी के पेड़ों को काटना, एंड अनडिजायरेबल स्पीसीज, जो अनवांटेड जैसे खरपतवार या वीड है, और दोज इन पुअर कंडीशंस, जो खराब दशा में होते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड। ठीक है, वैसा कटिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खराब क्वालिटी के पेड़ को या अननेसेसरी पेड़ को काटते हैं, ऐसे इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट कटिंग, ठीक है, अपग्रेडिंग, थिनिंग, या डिफेक्टिव क्लियरिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाता है इंप्रूवमेंट कटिंग। इसको क्या कहेंगे हम, इंप्रूवमेंट कटिंग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कुछ खराब पेड़ों को और जो अनचाहे पेड़ों को काटना, ठीक है, या पुअर कंडीशन के पेड़ों को काटना, इससे हम इम्प्रूवमेंट कटिंग कहेंगे। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है, मतलब ये जो शब्दावली है, उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, ऐसे कटिंग ऐसे ही आएंगे आपके पास क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कटिंग ऑफ बर्न्ड और डैमेज ट्री before they becomes completely worthless is called। देखो बिल्कुल प्राइजलेस होने से पहले, ठीक है, जो जले हुए पेड़ हो या खराब पेड़ हो, उसको काटने को हम लोग क्या कहेंगे, इंप्रूवमेंट कटिंग कहेंगे, रिलीज कटिंग कहेंगे, या सेविंग कटिंग कहेंगे, या स्कैल्पिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्वेज कटिंग कहते हैं। ठीक है, बर्न्ड और डैमेज ट्री को जो पूरी तरह वर्थलेस होने से पहले हम लोग काटे, मतलब वो अगर हैं थोड़े बहुत, अगर यहाँ पे क्या है देखा, इंप्रूवमेंट कटिंग में हमने देखा कि जो पुअर क्वालिटी क्या है या अननेसेसरी पेड़ है, उनको काटना इंप्रूवमेंट कटिंग कहलाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देते हैं, जो बर्न्ट है, जो जिसपे बिजली गिर गई हो, ठीक है, जो आधा जल गया हो, या कुछ ऐसा हिस्सा जिसका डैमेज होने से जो पूरी तरह से वर्थलेस हो जाए, ठीक है, उससे पहले कटिंग को हम लोग क्या करते हैं, सेल्वेज कटिंग कहते हैं। ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये था आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन सिल्वीकल्चर पार्ट 1 के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यू के साथ में बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।